हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नया सब्जेक्ट दैट इज़ डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बेसिकली ये थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है नाउ। तो हम लोग स्टील स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं पहले चैप्टर के, दैट इज़ रिवेट कनेक्शंस में ही है। इसमें रिवेट और बोल्ट दोनों का यूटिलाइजेशन करके कनेक्शन किया जाता है। तो यहाँ पे हम कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही यहाँ पे लिए हैं और इस क्वेश्चंस के थ्रू हम इसके रिगार्डिंग कंप्लीट थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे। तो जिन स्टूडेंट ने कंप्लीट थ्योरी स्टील स्ट्रक्चर की नहीं पढ़ी है वो इन क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट थ्योरी को क्या कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग एक एक क्वेश्चंस को बड़े ही ध्यान से डिस्कस करने वाले हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, एक सेकंड नाउ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस क्या कह रहा है, द ग्रॉस डाया ऑफ अ रिविट इज द डाया ऑफ। अब देखिए यहाँ पे डाया ऑफ रिविट के बारे में बात की गई है, वो भी ग्रॉस डाया ऑफ रिविट। तो यहाँ पे डाया ऑफ रिविट के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि डाया ऑफ रिविट बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहले रिविट के बारे में बात करें तो आपका रिविट जस्ट लाइक बोल्ट की तरह ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल्ट रिविट कैसे होता है, ऐसे होते हैं, देखिए ऐसे होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ये हेड होता है इसका, इस तरह से। ये क्या होता है, हेड होता है, हेड। और ये क्या होता है, शैंक। डाया ऑफ, ये जो भी आपका बोल्ट होता है, सॉरी रिविट, उसका क्या होता है, ये शैंक कहलाता है और ये हेड कहलाता है। तो इसी रिविट के ग्रॉस डायामीटर के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे बेसिकली ये डाया जो आपका रिविट होता है उसका शैंक का डाया होता है, लेकिन ये तब होता है जब हम रिविट को किसी भी होल में, जैसे मान लेते हैं ये प्लेट है, इसमें क्या करना है, इसको इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे एक सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक होल बनाते हैं। अब इस होल का जो डाया होता है वो इस डाया ऑफ शैंक से थोड़ा सा ज़्यादा बना के रखते हैं, ताकि इस जो रिविट है इसको ईजिली इसमें क्या कर सकते हैं, पेनिट्रेट कर पाएँ। तो यहाँ पे इस ग्रॉस डाया के बारे में बात की गई है। तो ये ग्रॉस डाया क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ पे देखिए इसका बढ़िया मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, रिविट रिविट मेजर्ड आफ्टर ड्राइविंग। मतलब क्या कहने का है कि जब हम रिविट जो होता है उसको, जो प्लेट होती है, प्लेट उसमें क्या होगा, एक होल मेड का एक गड्ढा, एक होल बनाएंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, जो आपका रिविट होगा उसको क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तब जो यहाँ पे ये जो रिविट को जब इंसर्ट करने के बाद ये जो होल होगा, इसमें जब रिविट को इंसर्ट कर देंगे, उस कंडीशंस में जो हमारे पास जो एग्जैक्टली जो डाया मिलती है उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस डाया बोलते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि ग्रॉस डाया ऑफ रिविट क्या होता है। तो ग्रॉस डाया ऑफ रिविट का वो डाया होता है जब रिविट को जिस भी प्लेट के अंदर क्या करना होता है, हमें इंसर्ट करना होता है। तो उस वहाँ पे क्या करते हैं, एक होल बनाते हैं। इस होल का जो डाया होगा, इस रिविट के जो डाया ऑफ शैंक होगा उससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जब रिविट्स को इसके अंदर क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, उस कंडीशन में जो इफेक्टिव डाया मिलता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रॉस डाया ऑफ रिविट कहते हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए, रिविट मेजर्ड आफ्टर ड्रिविंग। मतलब जब रिविट्स को क्या करेंगे, होल में क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, उसके बाद जो हम डाया मेजर करेंगे वो हमारा क्या होता है, ग्रॉस डायामीटर होता है। तो यहाँ पे हिंदी में भी कुछ इसके आंसर के बारे में बात की गई है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ और भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए गए हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ए और बी। देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, जब डाया ऑफ रिविट क्या हो, फाई की वैल्यू अगर 25 mm के बराबर या 25 mm से कम होता है, तब जब हम डाया ऑफ होल के बारे में बात करते हैं, डाया ऑफ होल वो क्या होगा, जो भी डाया ऑफ रिविट प्लस 1.5 mm एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना, डाया ऑफ होल। तब उस कंडीशन में हम लोग क्या लेंगे, जो भी आपकी जो रिविट की जो डाया होगी उसमें 1.5 mm का क्या कर ले लेंगे, एक्स्ट्रा क्लियरेंस अलाउंस ले लेंगे। उस किस कंडीशन में, जब डाया ऑफ रिविट क्या होगा, 25 mm या 25 mm से क्या होगा, कम होगा। दूसरी कंडीशन क्या कहता है, डाया ऑफ होल, जब डाया ऑफ रिविट क्या है, डाया ऑफ रिविट दैट इज फाई ग्रेटर देन 25 mm है।
अगर 25 mm से क्या है, जो रिवेट की जो डाया है वो बहुत मतलब 25 mm से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जो डाया ऑफ होल होगा उसमें क्या कर देंगे, जो भी 5 होगा प्लस 2 mm हम लोग क्या ले लेंगे, एक्स्ट्रा क्लियर अलाउंस ले लेंगे। इसी के बारे में यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया गया। देखिए यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे देखिए, जब क्या होगा, जो भी डाया ऑफ रिवेट है नॉर्मली अगर 25 या 25 से कम है तो उस कंडीशन में हम लोग 1.5 mm क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। लेकिन अगर 25 mm से नॉर्मल जो डाया ऑफ क्या है, शैंक ज़्यादा है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, 2 mm एक्स्ट्रा उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे, जब हम लोग डाया ऑफ होल कैलकुलेट कर रहे होंगे। ठीक है ना। नाउ अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, Which of the following type of a riveted joints is a free from bending stress? अब joints के बारे में बात की गई है कि किस तरह के joints, जो रिविट्स में अलग अलग तरह के joints होते हैं, जैसे लाइक फिलेट जॉइंट होता है, लैप जॉइंट होता है, बट जॉइंट होता है, ठीक है ना, सिंगल कवर बट जॉइंट, डबल कवर बट जॉइंट। तो कौन सी joints क्या होती है, फ्री फ्रॉम बेंडिंग स्ट्रेस होती है। तो इसको समझने के लिए हम लोग डायग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं, थोड़ा डायग्राम देखते हैं, उससे पता चल जाएगा थोड़ा इफेक्टिवली क्या होता है। नो एक मिनट देखिएगा, यहाँ पे देखिए, ये एक जॉइंट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। देखिए ये एक जॉइंट किसका एग्जांपल है, डबल कवर बट जॉइंट। डबल कवर बट जॉइंट का क्या है, एक एग्जांपल यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे जो लोड लगे हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे दो लोड लगे हैं, P इक्वल और अपोजिट। इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, एक ही प्लेन में है, सेम है। तो मतलब यहाँ पे कोई एसेंट्रिसिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो जब कोई एसेंट्रिसिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा, बेंडिंग स्ट्रेस वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट इज बेंडिंग मोमेंट वहाँ पे कोई डेवलप नहीं होगा। इस कंडीशन में वहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या होंगे, जीरो होंगे। वहीं पे दूसरी तरफ अगर इस सिंपल क्या लैप जॉइंट के बारे में बात कर ले, यहाँ पे ये लैप जॉइंट का एग्जांपल है, ठीक है ना, ये क्या है आपका लैप जॉइंट है। लैप जॉइंट का एक एग्जांपल यहाँ पे बताया गया। देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये वाला जो लोड है इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये वाला है, और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो इनके लाइन ऑफ एक्शन और इनके लाइन ऑफ एक्शन के बीच में कोई डिस्टेंस गैप है, ई डिस्टेंस है। तो ये कहीं ना कहीं एक कपल जनरेट कर रहे हैं, ठीक है ना, एक कपल जनरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा, ठीक है ना। ठीक, तो जो लैप जॉइंट होगा उस कंडीशन में क्या होते हैं, बेंडिंग मोमेंट या बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पे जनरेट होगा। अदरवाइज अगर हम सिंपल डबल कवर बट जॉइंट के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे कोई भी बेंडिंग स्ट्रेस वगैरह जनरेट नहीं होगा। तो इसी के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग मेन, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि फ्री फ्रॉम बेंडिंग स्ट्रेस, फ्री फ्रॉम बेंडिंग स्ट्रेस। तो किस कंडीशन में फ्री फ्रॉम बेंडिंग स्ट्रेस होंगे, जब डबल कवर बट जॉइंट होगा। क्यों, डबल कवर बट जॉइंट में हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे कि डबल कवर बट जॉइंट में कि दोनों प्लेट जो थी वो एक प्लेन में ये प्लेट है, इनको डबल कवर बट जॉइंट, दो कवर प्लेट ऐसे रख दी गई और उसके बाद क्या कर दिया, रिवेट से कनेक्ट कर दिया, ऐसे करके, ऐसे यहाँ भी रिवेट से क्या कर दिया हम लोगों ने, कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे ये जो लोड लग रहे हैं वो सेम प्लेन में है, इनके बीच कोई एसेंट्रिसिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो बेंडिंग स्ट्रेस होने वाला था वो ज़ीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई एसेंट्रिसिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही। बट अगर हम लैप जॉइंट के बारे में बात करें तो वहाँ पे एसेंट्रिसिटी एग्जिस्ट कर रही थी। तो एसेंट्रिसिटी अगर एग्जिस्ट करेगी तो वहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस एग्जिस्ट करेगा। उस कंडीशन में क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस एग्जिस्ट करेगा, ऐसी बात है। तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सियल स्ट्रेस ही वहाँ पे क्या होगा, डेवलप होगा, दैट इज शियर स्ट्रेस ही रहेगा, ठीक है ना। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे इसके एग्जांपल देखिए, इनके एग्जांपल कौन कौन से दिए गए हैं ऑप्शन। तो जैसे सबसे पहले लैप जॉइंट, तो लैप जॉइंट में हमको पता है क्या है, एसेंट्रिसिटी एग्जिस्ट करती है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा। बट जॉइंट विद सिंगल कवर प्लेट जॉइंट, नहीं, इस कंडीशन में भी क्या होगा, दिक्कत होगी। तो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, थर्ड, बट जॉइंट विद डबल कवर प्लेट जॉइंट, ठीक है ना। डबल कवर प्लेट हम लोग जब प्रोवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में कोई एसेंट्रिसिटी नहीं एग्जिस्ट करेगी। इस कंडीशन में वहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। तो इसके ऑप्शन को भी आप पढ़ सकते हैं ईजिली, ठीक है ना।
जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इसलिए हिंदी में ऑप्शन को लाया गया, ठीक है ना। नाउ अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, ठीक है ना। नाउ देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए। व्हेन द एक्सिस of a axis load lie in a plane rivet group, the rivet are subjected to। इसका कहने का मतलब समझिए सबसे पहले, एक सेकंड, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन के कहने का मतलब समझिए। सबसे पहले मान लेते हैं कोई ये कनेक्शंस, रिवेट्स के कनेक्शन के बारे में बात की गई है, ये है आपका, ठीक है ना। यहाँ पे रिवेटेड कनेक्शंस के बारे में बात किया गया है ऐसे करके, ठीक है ना। ये प्लेट्स हैं, दूसरी प्लेट्स ऐसे लगी हुई थी, इसको जोड़ा गया है, ठीक है ना। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ का, इसका ये सेंटर वाला पोर्शन है और लोड अगर यहाँ पे लगा हुआ है P, तो ये इनके बीच में कुछ डिस्टेंस अवेलेबल होगी, ठीक है ना। अब इस लोड को अगर हम यहाँ शिफ्ट करेंगे ऐसे, तो क्या होगा, बैलेंस होंगे ये, और ये एक दूसरे पे एक मोमेंट यहाँ पे जनरेट करेंगे इस तरह से, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में यहाँ पे एक शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, उसके साथ साथ क्या आ जाएगा, बेंडिंग, इस मोमेंट की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस भी जनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहीं पे क्या कर दें, जो लोड हमारा इस सर्टेन डिस्टेंस पे अवेलेबल लग रहा था यहाँ पे, उसको हम लोग ला के यहाँ पे डायरेक्ट लगा दें, एक ऐसा सिस्टम यहाँ पे डेवलप करें जिससे क्या हो, ये आपका क्या है, इस तरह से है, प्लेट्स ज्वाइंट्स है, और जो लोड लग रहा है वो क्या हो रहा है, इसके एकदम सेंटर से होके जा रहा है, ठीक है ना, इसके सेंटर से होके जा रहा है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे कोई भी बेंडिंग मोमेंट नहीं डेवलप होगा, कोई बेंडिंग स्ट्रेस नहीं डेवलप होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सिर्फ एक्सियल शियर स्ट्रेस ही डेवलप होंगे, ठीक है ना। तो इसी के बारे में बात की गई है, यहाँ पे क्वेश्चंस में आ जाते हैं हम लोग। नाउ देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हेन द एक्सिस लोड, मतलब जो लोड की एक्सिस है वो क्या कह रहा है, वो आपकी जो प्लेन की एक्सिस है, प्लेन ऑफ अ रिवेट ग्रुप, जो ग्रुप हैं आपके रिवेट्स के, ये जो रिवेट के ग्रुप है पूरे, इसी के प्लेन में अगर लोड लग रहा है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में जो रिवेट्स होंगे वो क्या होंगे, उनमें कौन कौन से स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन से स्ट्रेस डेवलप होंगे, ओनली शियर स्ट्रेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई एसेंट्रिसिटी नहीं है लोड में, ये डायरेक्ट उसी प्लेन से पास हो रहा है, कोई एसेंट्रिसिटी नहीं हो, कोई आउट ऑफ द प्लेन नहीं जा रहा, अदरवाइज यहाँ पे क्या हो जाता, बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होने के चांसेस थे। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ IAS कोडल रिकमेंडेशन है, उसके बारे में देख लीजिए। जैसे द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द मटेरियल रेजिस्टेंस गवर्न बाय यील्डिंग फेल्योर ऑफ अ स्टील, तो क्या है आंसर, ए, ठीक है ना। ये कोडल रिकमेंडेशन है, इसमें हम कुछ ज़्यादा डिटेल कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता सकते, तो सिंपल सा इसको कोडल रिकमेंडेशन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। किस किस कंडीशन के लिए दिए गए हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। ठीक, और कुछ थ्योरी पोर्शन आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए ऑन विच कनेक्शन लोड इज नॉट एसेंट्रिक, किस कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें लोड जो होता है वो एसेंट्रिक नहीं होता, मतलब वो एक लाइन में एग्जिस्ट करते हैं, सेम लाइन में, ठीक है ना। लोड ऑन अ कनेक्शन इज नॉट एसेंट्रिक, वही है, अलग अलग तरह से इसको क्या किया गया, पूछा गया है। तो इसमें देखिए कौन कौन सा कनेक्शन होगा जिसमें जो लोड होते हैं वो एसेंट्रिक नहीं होते हैं। तो लैप जॉइंट में जाहिर सी बात हम लोग पता है होते हैं, सिंगल कवर में भी होते हैं, डबल कवर बट जॉइंट में क्या होते हैं, नहीं होते हैं। तभी तो वहाँ पे क्या होता है, कोई बेंडिंग स्ट्रेस नहीं डेवलप होता, अदरवाइज वहाँ पे क्या हो जाता है, बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। यहाँ पे देखिए एक इमेज में, देखिए यहाँ पे इमेज बनाया गया, देखिए ये लैप जॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर इसकी लाइन, इसका एक्शन ऑफ लाइन देखेंगे तो ये क्या होगा, कुछ ऐसे करके जा रहा होगा, और इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ इस तरह जा रहा होगा। तो इनके बीच कहीं ना कहीं कुछ एसेंट्रिसिटी एग्जिस्ट करेगी, एसेंट्रिसिटी एग्जिस्ट करेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस
डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस देखने को मिल जाएगा। इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, एसेंट्रिसिटी एग्जिस्ट करेगी, तो ये तो आपका ऑप्शन हो नहीं सकता। तो हमारा क्या हो जाएगा नेक्स्ट, डबल कवर बट जॉइंट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लाइन ऑफ एक्शन ये है और दूसरा वाला ये है, तो दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन में है, तो यहाँ पे कोई एसेंट्रिसिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें जीरो एसेंट्रिसिटी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना। नाउ अगला क्वेश्चन क्या है, मिनिमम पिच ऑफ अ रिवेट शैल नॉट बी लेस देन, किस जो मिनिमम पिच होनी चाहिए, पिच का मतलब स्पेसिंग, जैसे जो भी जॉइंट्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं, मान लेते हैं एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ऐसे रखी गई है, ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे प्लेट है, तो इनके बीच में कितनी, जो ये आप रिवेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इनके बीच स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए पिच की, ठीक है ना। पिच मतलब स्पेसिंग ऑफ रिवेट्स, जो भी आप कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए रिवेट या बोल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके बीच मिनिमम कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। तो इसका ऑप्शन क्या है, 2.5 इंटू डी, ठीक है ना। डी दैट इज समान, दैट इज शैंक ऑफ, शैंक का व्यास मतलब डाया ऑफ शैंक के बारे में बात कर रहे हैं, होल के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहीं पे कुछ और भी पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, उनको भी हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, क्या क्या फैक्ट्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। नाउ सबसे पहले 16T और 200। अब अगर कोई भी मेंबर, अगर वो टेंशन मेंबर है, मान लेते हैं कोई मेंबर जो है वो टेंशन मेंबर है, उस कंडीशन में जो पिच की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, पिच वो कितना होना चाहिए, 16T हो अथवा 200 mm, इन दोनों में से जो क्या होगा, कम होगा। समझ में आ रही है, पिच की वैल्यू इन दोनों में से क्या होंगे, जो कम होंगे। नेक्स्ट, अगर वो मेंबर कैसा है, कंप्रेशन मेंबर है, ये तो एक टेंशन मेंबर के बारे में बात होगी। अब अगर वही क्या है, एक कोई कंप्रेशन मेंबर हो गया, कंप्रेशन मेंबर है, तो उस कंडीशन में पिच की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम लोग कम कर देते हैं, दैट इज 12T और 200 mm, इन दोनों में से क्या होंगे, जो कम होगा वो हम अडॉप्ट कर लेंगे। अब वहीं पे अगर क्या हो, टैक रिविटेड जॉइंट्स हो, टैक रिविटेड में क्या हो जाएगा, 32, 32T अथवा 300 mm, इन दोनों में से जो क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू होगा, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे। तो ये होता है पिच। पिच के थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग, पिच बेसिकली होता क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। देखिए पिच, देखिए मान लेते हैं ये आपका एक प्लेट था, ठीक है, ये और दूसरी प्लेट इसके ऊपर ऐसे करके जॉइंट्स की गई, ठीक है ना, ऐसे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बोल्ट्स ऐसे प्रोवाइड करेंगे, रिवेट्स, ठीक है ना। हम अगर बोल्ट कहते हैं तो मान लीजिए वो रिवेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो पिच बेसिकली क्या होता है, अब ये फोर्स ऐसे लग रहे होंगे इधर और कुछ फोर्स ऐसे लग रहे होंगे, तो पिच क्या होता है बेसिकली, अगर हम बात करें पिच, तो ये जो फोर्स लगे हैं इसके पैरेलल, पैरेलल वाला डायरेक्शन ये होगा, ये पैरेलल होगा। तो ये जो सेंटर टू सेंटर, ये रिविट्स के बीच की जो डिस्टेंस है, इसके बारे में बात करते हैं। ये सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होती है, इसी को क्या बोलते हैं, पिच। पिच जो होता है वो डायरेक्शन, जो फोर्सेज, ये फोर्सेज जो अप्लाई किए गए हैं, इनके जो पैरेलल डायरेक्शन में, ठीक है ना, ये इस डायरेक्शन में ही तो ये हम पिच ले रहे हैं। तो ये सेंटर टू सेंटर जो रिविट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसी को बोलते हैं क्या, पिच बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस पिच की वैल्यू आपका टेंशन मेंबर हो, चाहे कंप्रेशन मेंबर हो, चाहे टैक रिवेटेड जॉइंट्स हो, ठीक है ना, उनमें क्या होती है, अलग अलग वैल्यू होती है। टेंशन में क्या रखते हैं हम लोग, थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, और वही कंप्रेशन में क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसकी एक मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू इसलिए डिफाइन करते हैं कि अगर कोई भी मेंबर डिज़ाइन किया गया है एक टेंशन मेंबर, एज ए टेंशन मेंबर, और अगर उस पर रिवर्सल लोड लग रहा है और वो कंप्रेसिव मेंबर की तरह बिहेव कर रहा है, तो वो फेल ना हो, ठीक है ना। अगर कोई मेंबर क्या है, टेंशन मेंबर एज ए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन एडवर्स सिचुएशन में लोड क्या हो जा रहा है, रिवर्सल, टेंशन की जगह कंप्रेशन आने लगे, तो उस कंडीशन में आपका जो स्ट्रक्चर हो वो सेफ हो, इसलिए हम लोग पिच की मिनिमम वैल्यू को क्या करते हैं, यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। नाउ तो इतना हो गया कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट पिच, ठीक है ना। पिच हम लोग किसकी डायरेक्शन में लेते हैं, जो भी अप्लाइड फोर्स होते हैं, लोड होते हैं, उसकी पैरेलल डायरेक्शन में, उसकी पैरेलल डायरेक्शन में, सेंटर टू सेंटर ऑफ आर रिवेट्स, जो भी रिवेट्स होते हैं उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है ना। और गेज भी आता है यहीं पे, ठीक है ना। तो गेज को भी थोड़ा सा यहीं पे देख लेते हैं। गेज क्या होता है, गेज जो होता है अप्लाइड डायरेक्शन ऑफ फोर्स की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, ये भाई फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये होगा ना,
तो ये वाली जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, गेज। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नाउ अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ रिविट डाया इज 30 mm, द डाया ऑफ रिविट होल। तो अभी हम लोगों ने बात की थी क्या, अगर डाया ऑफ रिविट क्या है 25 mm या 25 mm से कम, तो उस कंडीशन में 1.5 mm हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर डाया ऑफ रिविट क्या है, ज़्यादा है 25 mm से, तो उस कंडीशन में हम लोग कितना 2 mm एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या 2 mm एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। सिंपल सा। इसके फैक्ट्स जो हैं इसमें लिखे गए हैं, इसको थोड़ा सा आप केयरफुली ध्यान दीजिए। देखिए क्या है, डाया ऑफ रिविट क्या है 25 mm से कम है तो हम लोग 1.5 mm ऐड कर दिया, और 25 mm से ज़्यादा है तो हम लोगों ने 2 mm ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है 25 से ज़्यादा है तो हम लोगों ने 2 mm एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा डाया ऑफ 32 mm हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इफ़ द डाया ऑफ रिविट इज़ मोर देन 25 mm, द डाया ऑफ रिविट होल इज़ एज कम्पेयर टू द नॉमिनल। तो 25 mm से क्या बोल रहा है, ज़्यादा है। जो भी डाया ऑफ रिविट है वो 25 mm से ज़्यादा है, तो हम लोग कितना 2 mm एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और 25 mm से कम हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं 1.5 mm एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, सिंपल सा, ठीक। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है ना। नाउ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है, देखिए द रिविट इन अ लैप जॉइंट विल बी इन शेयर। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे लैप जॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, लैप जॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या बोला है, द रिविट इन अ लैप जॉइंट विल बी इन अ शेयर, सिंगल शेयर में होगा, डबल शेयर में, किस में होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सिंगल शेयर में होगा। कैसे होगा उसको देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सिंगल शेयर में क्यों होगा। लैप आपका क्या है, लैप जॉइंट है, ठीक है ना। लैप जॉइंट की खास बात क्या होती है कि इसमें एसेंट्रिसिटी एग्जिस्ट करती है, सबसे पहली बात। तो इसको थोड़ा सा हम लोग डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखिए ये यहाँ पे आपका है, देखिए देखिए यहाँ पे क्या बात करी है, लैप जॉइंट के बारे में। ये लैप जॉइंट आपका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पे एसेंट्रिसिटी एग्जिस्ट कर रही थी, दोनों लोड के बीच में कुछ सर्टेन डिस्टेंस थी। इसकी वजह से यहाँ पे क्या था, बेंडिंग स्ट्रेस देखने को मिल रहा था, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सिंगल शेयर में होगा, डबल शेयर में। अब ये शेयर क्या होता है, शेयर के साथ साथ बियरिंग क्या होती है, उसको उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, इसको थोड़ा सा रफ करने की कोशिश करते हैं, फिर समझते हैं। ठीक, नाउ अब देखिए, देखो अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा। ये हो गया और ये हो गया, ये आपका प्लेट हो गया, जॉइंट्स, ठीक है। नो, अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे लैप जॉइंट में सिंगल शेयर और डबल शेयर का क्या मतलब है। अब ये जब लोड इस पर लग रहा होगा तो ये इसको इधर खींचने की कोशिश कर रहा होगा और ये वाली प्लेट को इधर खींचने की ओर कोशिश कर रहा होगा, ठीक है ना। तो जब ये इधर की ओर इसको खींच रहा होगा तो कोई इसको धक्का दे रहा होगा ना इधर की ओर। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये देखिए, ये यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, इसको धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं इधर की ओर, कि भाई अब तुम इधर जाओ, इधर जाओ। सेम इसी तरह जब ये प्लेट इधर इसको खींच रहा होगा तो ये वाले पॉइंट्स पे यहाँ पे ऐसे से फोर्स लग रहे होंगे जो इसको क्या कर रहे होंगे, इधर की ओर पुश कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो रिविट्स होगा और प्लेट के बीच में एक कांटेक्ट होगा, रिविट्स, भाई ये रिविट्स का डाया, ये रिविट्स का डाया है ना, शैंक है, और ये प्लेट है, तो इनके बीच में क्या होगा, एक कांटेक्ट होगा। सेम यहाँ भी एक कांटेक्ट होगा इन दोनों के बीच में। लेकिन यहाँ पे ये रिविट्स का, रिविट्स ही तो है यहाँ पे, ये रिविट्स जब इसको हम कट करेंगे, जब ये फेल होगा उस डायरेक्ट उस कंडीशन में हम लोग इसको देखें, एनालाइज करें, तो ये इस तरह से आपको देखेगा। जब ये फेल होने की कंडीशन में होगा, जब फेल हो जाएगा तो ये आपको रिविट्स को हम काट के यहाँ पे देख रहे हैं। तो जब काटेंगे इसको रिविट्स को, तो देखिए यहाँ पे किस तरह दिख रहा होगा। देखिए देखिए, एक सेकंड, उल्टा तो नहीं बन गया, थोड़ा सा उल्टा बन गया, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए।
चलिए कोई बात नहीं, यहीं से समझिए। जब मान लेते हैं ये आपकी जो रिबिट्स थी वो इस डायरेक्शन में जब मूव कर रही थी और ये वाली रिबिट्स इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, उस कंडीशन में ये आपका क्या हो गया, रिबिट टूट गया है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये यहाँ पे बियरिंग स्ट्रेस क्या होता है और शियर स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है ना। यहीं से पता चलता है कि ये सिंगल शियर में होगा या डबल शियर में। तो यहाँ पे हमारे पास रिबिट कितनी है, एक रिबिट्स प्रोवाइड की गई है। तो शियर स्ट्रेस कहाँ पे डेवलप हो रहा है, ये इनके क्रॉस सेक्शन एरिया पे। भाई रिविट्स को काटेंगे तभी तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया मिलेगा आपका, ये क्रॉस सेक्शन। तो जो शियर स्ट्रेस जो डेवलप हुआ वो कहाँ पे, इसके क्रॉस सेक्शन पे डेवलप हुआ। ये वाला जो स्ट्रेस यहाँ पे डेवलप हुआ जब रिविट्स को आप क्या किए, कट किए, उसके बाद ये वाला जो क्रॉस सेक्शन मिला यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या आपको दिखा, ये शियर स्ट्रेस दिखा। और वहीं पे ये जो कॉन्टेक्ट था रिविट का और प्लेट का जो कांटेक्ट था, उसकी वजह से जो यहाँ पे ये स्ट्रेस डेवलप हो रहे थे, ये स्ट्रेस डेवलप हो रहा था। इसकी वजह से कौन सा स्ट्रेस देखने को मिला हमें, बियरिंग स्ट्रेस। इसको क्या बोलते हैं, बियरिंग स्ट्रेस। तो बियरिंग स्ट्रेस हमारा कहाँ पे एक्ट करता है, जहाँ पे दो चीज़ें एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं। जब कांटेक्ट सरफेस होता है, ठीक है ना, जब कांटेक्ट सरफेस होता है तो उस कंडीशन में हमारा क्या देखने को मिलता है, बियरिंग स्ट्रेस देखने को मिलता है। जैसे सिंपल सा आप समझ सकते हैं कि जब कॉलम हम लोग डिज़ाइन करते हैं, कॉलम, ठीक है ना, तो कॉलम क्या होता है, अर्थ सरफेस पे ऐसे रखा होता है। तो इस कॉलम का ये जो फाउंडेशन होता है, ये वाला, ये क्या होता है, अर्थ सरफेस के क्या होता है, कांटेक्ट में होता है। तो यहाँ से क्या होता है, बियरिंग स्ट्रेस डेवलप होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से समझ सकते हैं कि जो बियरिंग स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, जब दो सरफेस, दो बॉडी एक दूसरे की क्या होगी, कॉन्टेक्ट में होगी। ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये रखा हुआ है एक ब्लॉक, इसके ऊपर दूसरा ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, तो इनका ये दोनों ही क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये वाला तो आपका क्या आ जाएगा, बियरिंग स्ट्रेस, ठीक है ना। लेकिन यहीं पे एक ऐसे आपका क्या है, ये आपका क्या है, रिविट है, मान लेते हैं ये रिविट है आपका। तो जब इसको आप कट करेंगे तो यहाँ पे जो स्ट्रेस देखने को मिलेगा इसकी इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया पे, उसको क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे इसी के बारे में बात की गई थी, ठीक है ना। क्या कहा कि रिविट्स इन अ लैप जॉइंट विल बी इन अ शेयर, कितने एक शेयर में होंगे, सिंगल शेयर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जब क्रॉस सेक्शन, यही तो फेल होगा ना भाई, जब ये रिविट्स इसको, ये वाली प्लेट इधर की ओर मूव करेगी और ये वाली प्लेट इधर की ओर मूव करेगी, तो अल्टीमेटली जब टूट के आएगा डायग्राम, जब ये टूटेगा जॉइंट्स, तो इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा ना। तो इसका यही तो क्रॉस सेक्शन देखने को मिला। तो इस पे इधर की ओर लग रहा होगा और इस पे इधर की ओर लग रहा होगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ से आपको एक सिंगल शेयर में प्लेन दिखेगा, शेयर जो किस में होगा, सिंगल शेयर में होगा। और यहीं से अगर बियरिंग के बारे में बात करते हैं तो बियरिंग वाला ये यहाँ से देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसके जो कांटेक्ट सरफेस होते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक। लेकिन अगर यहीं पे क्या ले लें हम लोग, डबल कवर बट जॉइंट ले लें, तो यहाँ पे दो जॉइंट्स क्या होंगे, फिर जब टूटेंगे तो इस कंडीशन में देखने को मिलेगा, एक क्रॉस सेक्शन एरिया आपका टूटा हुआ यहाँ दिखेगा, दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया टूटा हुआ यहाँ दिखेगा। तो ये चीज़ किस में आ जाएगा, डबल शेयर में आ जाएगा, ठीक है ना। ये डबल शेयर में देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ये सिंगल शेयर में आपका लैप जॉइंट होगा और डबल शेयर जो डबल कवर बट जॉइंट होगा वो किस में आ जाएगा, डबल शेयर में आ जाएगा, ठीक ना। अब हम आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मेंशन कर दिएगा, इसको फिर से फर्दर क्लास में डिस्कस कर लिया जाएगा, ओके। नाउ अब बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ अ रिविटेड जॉइंट्स। तो एफिशिएंसी ऑफ अ रिविटेड जॉइंट्स के बारे में बात कर लीजिए। देखिए, तो इसको आपका सिंपल सा आंसर पता होना चाहिए, इसको थोड़ा सा ये फैक्चुअल वैल्यू जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि एफिशिएंसी ऑफ अ रिविटेड जॉइंट्स बेसिकली होती कितनी है, तो 60% आप लोग टिक करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपके इसमें दिया गया होगा, ठीक है ना। देखिए, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, ये एक्चुअली कोडल रिकमेंडेशंस हैं एक तरह से। एज पर IS 800 के अनुसार न्यूनतम पिच वाले रिवेट्स की दक्षता जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 60% होनी चाहिए। क्यों, मिनिमम पिच कितनी होती है, 2.5D। अब ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला यहाँ से आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा देखिए, देखिए जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला यहाँ से आता है P-D डिवाइड बाई P, ठीक है ना, ठीक। तो यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मिनिमम पिच की वैल्यू कितनी होती है, 2.5D माइनस D डिवाइड बाई 2.5D। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये लगभग 60% आ जाता है, ठीक है ना। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है, ठीक। यहाँ पे देखिए इन्होंने सॉल्व करके बताया भी है 60% कैसे आता है। तो ये एज़ पर IS कोड जो होते हैं IS 800, ठीक है ना,
तो उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई, उसी से ये चीज़ डिराइव किया गया है। नाउ हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है, इफ़ द थिकनेस ऑफ अ प्लेट टू बी कनेक्टेड बाई रिवेट इज 16 mm, ठीक है ना, द सुटेबल साइज ऑफ रिवेट। अब इन्होंने क्या बात की है कि जो प्लेट्स हम लोग जोड़ रहे हैं, मान लेते हैं जो दो प्लेट्स हैं, ये एक प्लेट ये, दूसरी प्लेट ये है, इनको हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो इनकी जो साइज़ जो है, मिनिमम साइज़ के बारे में, मतलब दोनों मान लेते हैं सेम साइज़ के, तो उसकी जो साइज़ थिकनेस बोल दिया इन्होंने कितना है, 16 mm। तो अगर ये प्लेट की साइज़ है, प्लेट की जो थिकनेस है अगर 16 mm है, तो उस कंडीशन में जो रिवेट हम लोग लेंगे उसका डाया कितना होना चाहिए, ठीक है ना, उसका डाया कितना होना चाहिए। इसके कहने का ये मतलब है यहाँ पे, मतलब समझिए यहाँ पे कि मान लेते कोई प्लेट है, ठीक है ना, और इसको दूसरी प्लेट से क्या करना है, हमें जोड़ना है ऐसे करके। तो इसकी जो थिकनेस है टी, उन्होंने 16 mm दे दिया है। अब यहाँ पे जो हम रिवेट लगाएंगे, ये रिवेट जो लगा रहे हैं, इसकी डाया कितनी हमें सेलेक्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं है हम कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, अनविन्स फार्मूला, ठीक है ना। अनविन्स फार्मूले के हिसाब से इन्होंने कुछ वैल्यू के बारे में बात की है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, ये अनविन्स फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका फार्मूला क्या होता है, 6.05 अंडर रूट टी mm, ठीक है ना। तो 16 दिया हुआ है, तो 16 की वैल्यू रख दो, और 6 चौक 24 लगभग 24.2 mm आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। तो ये अनविन्स फार्मूले के थ्रू हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि अगर कोई प्लेट दी गई है, उसकी थिकनेस पता है, तो हमें उस प्लेट के लिए हमें कितने डाया का हमें क्या रिवेट सेलेक्ट करना है, इस अनविन्स फार्मूले के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसमें इस काम की चीज़ें। यहाँ पे लोड फैक्टर के बारे में बात की गई, इसको भी आप कोडल रिकमेंडेशंस की हेल्प से थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। क्या दिया गया, कोडल रिकमेंडेशन इन्होंने क्या दिया है, सी, ठीक है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट हम बता नहीं सकते आपको भी, ठीक है ना। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी है, देखिए क्या बोला है, द ग्रॉस डाया ऑफ 20 mm रिवेट। देखिए 20 mm रिवेट है, कितने से 25 mm से कम है, कितना ऐड कर देंगे, 1.5 mm ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ठीक है। ऊपर का क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या है, इन अपर बाउंड, इसको रहने दीजिए, अभी आपकी काम की चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, और कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ली है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ जो एक्स्ट्रा मैं आपको बताने वाला था उसको एक बार फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, ये देखिए डबल कवर बट जॉइंट के बारे में यहाँ पे बात कर रहे थे कि, ठीक है, डबल कवर बट जॉइंट में बेसिकली होता क्या है कि डबल कवर, पहली बार बट जॉइंट क्या होता है, बट जॉइंट में हम जब भी दो प्लेट्स को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है ना। जब भी दो प्लेट्स को हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा, एक साथ लाना होगा, तो उनको हम सेम प्लेन में रखेंगे, एक प्लेन में रखेंगे, और उसके बाद इसके ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे, कवर प्लेट लगाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसे क्या करेंगे, रिवेट जोड़ देंगे। अब ये प्लेट क्या होंगी, एक दूसरे के जुड़ जाएंगी। तो बट जॉइंट की खास बात क्या होनी चाहिए, जब भी जॉइंट करना होगा तो उन दोनों प्लेट को क्या रखना पड़ेगा, सेम प्लेन में रखना पड़ेगा। अभी जब सेम प्लेन में होंगे तो अब इस पे जो लोड लगेंगे वो ऐसे लगेंगे, ठीक है ना। तो इन लोड की क्या होगी, जो ये क्या होंगे, एक सेम एक्सिस में लाई करेंगे, सेम प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। उस कंडीशन में कोई भी इसमें एसेंट्रिसिटी नहीं एग्जिस्ट करेगी, उसकी वजह से जो इसमें बेंडिंग स्ट्रेस आने वाले थे वो भी क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये सबसे बेस्ट एफिशिएंट आपका क्या होगा, जॉइंट्स होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई बेंडिंग स्ट्रेस नहीं डेवलप होगा, जिसकी वजह से कोई टेंशन नहीं आएगा मेंबर में, इसलिए आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। और हमेशा इसमें क्या होंगे, एक्सियल ही स्ट्रेसेस लग रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये इसकी खास बात होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सिंगल शियर और डबल शियर के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस कहाँ पे देखने को मिलेगा, देखिए अब ये जब रिवेट्स क्या होगी, ये वाली जो रिवेट्स है ये जब टूटेगी तो एक तो यहाँ से आपको एक शियर मिलेगा, दूसरा शियर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। ठीक, देखिए अब इसको हम तोड़ के आपको दिखाते हैं, देखिए तोड़ के देखिए कैसे दिखेगी आपकी रिवेट्स। जब तोड़ेंगे तो ऊपर वाला पोर्शन ऐसे कुछ दिखेगा, ऐसे, और ये बीच वाला ऐसे, एक मिनट, बीच वाला आपको ऐसे कुछ दिखेगा, फिर नीचे वाला आपको आ जाएगा वो कुछ
ऐसे दिखेगा, ऐसे तो दिखेगा। तो अब देखिए, एक तो आपको क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे मिल गया, दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, यहाँ पे मिल गया। तो अब ये डबल कवर बट जॉइंट किस में हो जाएगा, डबल शेयर में आ जाएगा, सबसे पहली बात। ठीक, अब ये तो शेयर वाला हो गया, ठीक है ना, ये डबल शेयर में आ गए। ठीक, अब दूसरी खास बात क्या है, अब हमें इस पे यहाँ पे बेयरिंग स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इधर वाली प्लेट क्या कर रही थी, इसको इधर खींचने की कोशिश कर रही थी। इधर जब ये इसको खींच रहा था तो यहाँ से कोई इसको पुश कर रहा था, तो ये इनके कॉन्टेक्ट सरफेस पे ये ऐसे लग रहा होगा, ठीक है ना। और इधर क्या कहा था, इसको इधर खींच रहे थे तो ये ऐसे लग रहा होगा, इसको ऐसे लग रहा होगा, ठीक है ना। तो भाई ये तो इधर लग रहे हैं, ये इधर लग रहे हैं, तो इनको बैलेंस भी तो कर रहा होगा कोई, तो ये यहाँ पे इसको बैलेंस कर रहे थे, ठीक है ना। ये बैलेंस करने की कंडीशंस में बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा था, ये जो रिविट्स का ये सरफेस क्या होगा, प्लेट की क्या होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा। देखिए ये प्लेट थी आपकी, ये वाली प्लेट है जो इस रिविट्स के ये सरफेस की क्या है, कांटेक्ट में है। तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रेस डेवलप होगा उसको क्या बोलते हैं, बियरिंग स्ट्रेस। बियरिंग स्ट्रेस, इसको क्या बोलते हैं, बियरिंग स्ट्रेस। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि बियरिंग स्ट्रेस बेसिकली कहाँ पे डेवलप होता है और शियर स्ट्रेस कहाँ पे डेवलप होता है। बियरिंग स्ट्रेस का क्या मतलब होता है और शेयरिंग, सिंगल शेयर, डबल शेयर, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है ना। तो ओके क्लास, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं और कुछ क्वेश्चंस के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप कंटिन्यू इसको थोड़ा सा फॉलो करते रहिए, पढ़ते रहिए। बाकी अगर कोई भी चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं समझ में आती है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। इसकी रिगार्डिंग अगला जब भी लेक्चर हम लोग लेंगे क्वेश्चंस की रिगार्डिंग, तो उसमें सबसे पहले उस आपकी जो भी डाउट होंगे उसको क्या कर लिया जाएगा, डिस्कस कर लिया जाएगा। ओके क्लास, थैंक यू।